हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या यूँ कह सकते हैं एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, और ये यूनिट काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो हमारी आज एक नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। इससे पहले कि हमारे कुछ यूनिट्स खत्म हो गई, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो गया, डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो गया है, वेक्टर एनालिसिस हम लोगों ने खत्म कर लिया है, और इसके बाद आपका स्टार्ट होने वाला है एक मेजर यूनिट मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट होने वाली है? मैकेनिक्स। और उस मैकेनिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज से हमारी एक नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है मेरे बच्चों, जिसका नाम है मैकेनिक्स। इसका नाम क्या है? मैकेनिक्स है। ओके, तो बच्चों ये जो मैकेनिक्स का जो यूनिट है ये काफी लंबी यूनिट है, और इस मैकेनिक्स की यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे जरा ध्यान से सुनिए। इसमें आपका आएगा काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन इसके अंदर आएगा, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल आ जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सारे केसेस आ जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, और ग्रेविटेशन का टॉपिक आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आ जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आ जाएगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तक आपका ये टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स का, जिसमें आपका सरफेस टेंशन का भी फिनोमिना आ जाएगा, इसमें आपका विस्कोसिटी का भी फिनोमिना आ जाएगा। तो आपकी चैप्टर नंबर आई थिंक 8 या 9 कुछ चैप्टर मुझे ध्यान नहीं है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स तक आपका ये मैकेनिक्स का पार्ट चलेगा। मैकेनिक्स में इतने ढेर सारी चैप्टर्स आपके अंदर आने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। देन उसके बाद मैकेनिक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हीट या थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? चलिए, अभी हीट तक, हीट और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इन सब तक आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैकेनिक्स ही बहुत बड़ा पार्ट है, काफी कुछ पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विद लाइफ एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग इस मैकेनिक्स के पार्ट को कवर करते चलेंगे, एक एक टॉपिक के साथ, बहुत ही बेसिक से। ठीक है मेरे बच्चों? तो चलिए, तो फिर हम और आप स्टार्ट करते हैं एक नया यूनिट, इसका नाम है मैकेनिक्स। और सबसे पहले तो समझा जाए कि सर ये मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स बच्चों फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली किसी मटेरियल मीडियम की, किसी भी मटेरियल मीडियम, कोई भी मटेरियल है उसकी मोशन की स्टडी करते हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics it is the branch of physics in which deals we deals with the motion of material medium। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल मीडियम। तो वी डील विद द मोशन ऑफ अ मटेरियल मीडियम। ठीक है ना? चलिए, होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इस मैकेनिक्स को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मेनली मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है काइनेमेटिक्स, और तीसरा होता है डायनामिक्स। चलिए, एक एक करके हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सारे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे। तो बच्चों, इस मैकेनिक्स को भी हम लोग क्या करते हैं ना, 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला आपका आता है स्टैटिक्स। क्या आता है मेरे बच्चों? स्टैटिक्स। दूसरा होता है काइनेमेटिक्स, और थर्ड आपका होता है डायनामिक्स। ओके, तो एक एक करके समझते हैं मेरे बच्चों। ये स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या वी कैन से इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? स्टैटिक्स में करते हैं। जैसे आपने पढ़ेंगे क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रिक चार्ज
रेस्ट पे होगे तब उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो जब कोई मटेरियल मीडियम रेस्ट पे होता है तब इसकी स्टडी करते हैं स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है जब कोई बॉडी मोशन करता है, व्हेन अ बॉडी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which we deal the study of object in the motion without the influence of force, or we can say without the cause of motion। जब हम मोशन की कॉज को इग्नोर कर देते हैं, जब हम मोशन की कॉज को, मोशन क्यों हुआ, मोशन किसकी वजह से हुआ, मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हम जब फोर्स को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, समझ में आता जाएगा। तो पहले स्टैटिक्स में लिख लेते हैं। देखिए स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोल दो या इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स बोल दो। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, और जाहिर सी बात है मैकेनिक्स भी फिजिक्स की ही तो ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट की हम रेस्ट पे स्टडी करते हैं ना, तो वो किस में आ जाएगा मेरे बच्चे? काइनेमेटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स में आ जाएगा। काइनेमेटिक्स क्या है बच्चे? देखिए काइनेमेटिक्स पढ़ लीजिए। काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन देयर इज नो कॉज ऑफ मोशन, व्हेन वी इग्नोर द कॉज ऑफ मोशन। जब हम मोशन की कॉज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आप इसको लिखना चाहें भाई। आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है? फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है ना, होता है कि नहीं? तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करें और हम मोशन के कॉज को भूल जाए, हम मोशन के कॉज को याद नहीं रखेंगे, हम मोशन के कॉज को पूरी तरीके से भूल जाएंगे, हम ये नजरअंदाज कर देंगे इस वाली यूनिट में कि मान लेंगे किसी बॉडी का मोशन हो रहा है और फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम मान लेंगे, लेकिन किसी बॉडी का मोशन फोर्स के प्रेजेंस में होता है, ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो जब हम मोशन के कॉज को इग्नोर कर देंगे, और डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? जब हम डायनेमिक्स में कॉज के मोशन को भी इंक्लूड कर देंगे कि किसी बॉडी का मोशन होने के पीछे क्या कॉज है। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। और हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? हम यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन को इग्नोर कर देते हैं। जब कॉज ऑफ मोशन को इग्नोर कर देते हैं तो हम बाकी की पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की रेस्ट मोशन की स्टडी करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं, स्पीड वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? मोमेंटम की स्टडी कर देते हैं। हम लोग एनर्जी की स्टडी, काइनेटिक एनर्जी की स्टडी कर देंगे, जर की स्टडी करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की स्टडी कर देंगे। इन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। डायनेमिक्स में हम इन सारी चीजों की स्टडी फिर से करेंगे, लेकिन हम वहां पे मानेंगे व्हेन देयर इज अ कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज है फोर्स, तो हम इस वाली यूनिट में फोर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे जिसमें लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में क्या आ जाएगा? काइनेमेटिक्स में हम जब फोर्स को इग्नोर कर देंगे, हम फोर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। और इस काइनेमेटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके बारे में हम लोग अलग स्टडी करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैकेनिक्स, कुछ भी बोल दो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज ऑफ मोशन, बिना मोशन के कॉज की हम जब किसी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को कि भाई बॉडी, आप अपने दिमाग में एक बात याद रखो, किसी बॉडी का जो मोशन होता है ना, उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे बॉडी के मोशन को पढ़ेंगे, हम कॉज को भूल जाएंगे कि मोशन किस वजह से होगा, ठीक है। हम डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? हम डायनेमिक्स में बॉडी का मोशन पढ़ेंगे और ये भी पता करेंगे कि बॉडी का मोशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने बॉडी पे मोशन लगाया, किसने बॉडी पे फोर्स लगाया कि बॉडी का मोशन हो गया। तो हम यहाँ पे फोर्स के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो डायनेमिक्स आपको समझ में आ गया। डायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
It is the branch of physics in which we deal with the motion of an object, including the cause of motion, उस मोशन का क्या कारण था, वो मोशन क्यों हुआ, किसके इन्फ्लुएंस में हुआ, किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में हुआ, उन सारी चीजों की स्टडी हम कहां करेंगे, डायनेमिक्स के अंदर करेंगे। तो बच्चे तीन पार्ट में हम मैकेनिक्स को क्लासिफाइड करते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्लियर हो गई बात, जब कोई बॉडी रुकी होगी तब उसकी स्टडी करेंगे, जब कोई बॉडी चल रही होगी तब उसकी स्टडी करेंगे, और जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। देखिए बॉडी का तीन प्रकार का सिचुएशन हो सकती है, या तो बॉडी चुपचाप पड़ी होगी ऐसे, ओके, तब हम किसकी स्टडी करेंगे, स्टैटिक्स की स्टडी करेंगे। और जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी या एक्सीलरेटेड मोशन कर रही होगी, तब हम किसका तब क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे। और जब बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन कर रही होगी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो बेटा काइनेमेटिक्स में हम लोग एक्सीलरेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन एक्सीलरेशन क्यों हुआ किसी बॉडी में, कैसे आया किसी बॉडी में, हम वो नहीं पढ़ेंगे। हम एक्सीलरेशन जरूर पढ़ेंगे, बट डायनेमिक्स में हम एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे, और एक्सीलरेशन का क्या कारण था, किसी बॉडी में कैसे एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाता है, तो हम उसकी स्टडी डायनेमिक्स में करेंगे। होप सो कि आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है काइनेमेटिक्स का, और हमारा ये काइनेमेटिक्स का यूनिट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो पहले हम अलग अलग तरह के मोशन की स्टडी करेंगे, बहुत ही बेसिक चीजों को समझेंगे, देन इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे नहीं आएंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, देन इसके बाद चैप्टर पे आएंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए। तो बेटा बात समझ में आ गई होगी आपको, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स क्या है, पहले मैकेनिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम जिसमें वी डील विद द स्टडी ऑफ, वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की या मटेरियल मीडियम की मोशन की स्टडी करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा मैकेनिक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। मैकेनिक्स को तीन पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। स्टैटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज ऑफ मोशन। हम जब कॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड कर देंगे, विदाउट कॉज ऑफ मोशन में हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द कॉज ऑफ द मोशन, जब हम यहां पे कॉज ऑफ द मोशन को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए। चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन पॉसिबल है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन पॉसिबल है। या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, है ना, या तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या तो वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। या तो वो रेस्ट में पड़ा रहेगा या फिर वो मोशन करेगा, बोलो है कि नहीं। तो हम रेस्ट को और मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, आपके फिजिक्स में रेस्ट को और मोशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तभी हो सकती है जब उसकी पोजीशन टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो और अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो। तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट पोजीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एंड सराउंडिंग। तो आप ऐसे लिख लीजिए, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन डू नॉट चेंज with time and surrounding and its surrounding, अगर उसके अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रही है, with time and its surrounding, then object is said to be
ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो बात समझ में आ गई आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड जहां पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है। मेरे रिस्पेक्ट में ये बोर्ड किस पे है? कांस्टेंट है भाई, मैं खड़ा हूं, ये बोर्ड भी ऐसे रखा हुआ है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये बोर्ड क्या है? रेस्ट पे है। अच्छा, ये बोर्ड इस सोफे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ये बोर्ड इस गेट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, और ये बोर्ड टाइम के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ये बोर्ड अपने पोजीशन पे ही पड़ा हुआ है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में और आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। किसे बोलते हैं? एट द स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये बात हो गई रेस्ट की। अच्छा, अब देखो मोशन की बात कर लेते हैं। मोशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहे, तब वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाता है? मोशन में कहलाता है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही हो और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही हो, तब वो ऑब्जेक्ट कहलाता है इन द स्टेट ऑफ मोशन। लिख लेते हैं फटाफट से, डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंजेस, और इसको हम बोल सकते हैं वेरीज। क्या बोलते हैं? वेरी। varies with time and its surrounding, then object is said to be in motion, या object is in motion। object किस में होता है? मोशन में होता है। आसान है, समझ में आ गया? अब यहां पे तो बात समझ में आ गई सर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे एक कार चल रही है, तो एक कार की पोजीशन, अगर कार मूव कर रही है, अगर कार की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही है, तो जैसे देखिए एक सड़क पे चलती हुई कार है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अभी वो यहां थी, कुछ समय के बाद वहां पहुंच गई, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, है ना। अब देखो, ये कार पहले यहां खड़ी थी, इस बगल वाले घरों के रिस्पेक्ट में, आसपास के घर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे थी, चलना स्टार्ट करी, कुछ देर के बाद वहां पहुंच गई, तो अब उस कार की पोजीशन आसपास के घर के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अपनी स्थिति, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में और आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, तब हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? तो मोशन यहां पे दो तरह का हो सकता है। हम अलग अलग तरह के मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे मोशन हमारा दो तरह का होगा। एक तो होगा जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, और दूसरा होगा जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ठीक है ना, दो तरह का किसी बॉडी का मोशन होगा। आज से आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला क्या याद रखेंगे? मोशन दो तरह का होगा। कौन कौन सा होगा? एक तो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन, जब कोई बॉडी या कोई कार या कोई बाइक या कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन क्या होता है सब बताएंगे, परेशान मत होइए। लेकिन अभी बस इतना याद रखिए कि मोशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। हालांकि मोशन को हम कई पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। तो एक तो मोशन हम देखेंगे जब किसी बॉडी का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा होगा, तो क्या लिखेंगे? मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक तो बॉडी का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा, दूसरा बॉडी का मोशन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ होगा। मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी। तो जब बॉडी का मोशन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ होगा, तब हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन या डिक्लेरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन या डिक्लेरेटेड मोशन। और इसको इसमें क्या, खैर इसमें हम लोग डिस्कस इतना ही करेंगे बस, कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन भी होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? चलिए, तो समझ में आ गया किसी बॉडी की पोजीशन दो तरह की हो सकती है। तो बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी किसमें होगी? मोशन में होगी। अब बात होती है कि रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। वो क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं, याद रखिएगा। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म।
ये रिलेटिव टर्म क्या होता है? रिलेटिव टर्म मतलब होता है कि हमें जो लग रहा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हो सकता हो मेरे रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, लेकिन किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो। या ये हो सकता है कि मेरे रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो। इसलिए इसे कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे है, कब मोशन पे है। हमें इसके लिए एक ऑब्जर्वर या एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो आगे हम आपको समझाएंगे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, आप ट्रेन में चल रहे हैं, आपके सामने एक आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, आप इधर बैठे हैं, वो सामने बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है। तो आपके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में मेरा दोस्त जो बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो वो तो मेरे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है ना। लेकिन बाहर अगर कोई भी आदमी खड़ा होगा, ट्रेन चल रही है, तो बाहर जो आदमी देखेगा उसको तो लगेगा ना कि ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ है वो मोशन कर रहा है, क्योंकि ट्रेन मोशन कर रही है। तो मेरे रिस्पेक्ट में तो मेरा दोस्त रेस्ट पे है, लेकिन ट्रेन के बाहर जब उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे उसकी पोजीशन, तो वो मोशन में होगी। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। हर एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की पोजीशन में है। लेकिन इसके लिए भी क्या है कि हमें ऑब्जर्वर चाहिए, हमें देखने का नजरिया होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हम ट्रेन में बैठे चल रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे चल रहे हैं, और आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, जब आप ट्रेन में बैठे आगे की तरफ चलते हैं तो जो बाहर जितने भी पेड़ नजर आते हैं, आपको लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो यही है कि पेड़ रेस्ट पे है। मतलब कोई भी जो पेड़ होते हैं ट्रेन के बाहर, वो रेस्ट पे होता है। आपकी ट्रेन मूव कर रही है, पेड़ है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि पेड़ रेस्ट पे है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर की और हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। उस रेफरेंस को या उस ऑब्जर्वर को या इस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। दोनों क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? होप सो कि यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो पूरी दुनिया में देखा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, हर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। क्लियर? तो यहां पे हम आपको समझाने वाले हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जब तक हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नहीं बताएंगे, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक बकेट में आपने पानी लिया है और रस्सी से बांध दिया और आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? दो आदमी हैं, एक तो बकेट के अंदर बैठा हुआ है, बकेट के अंदर बैठा हुआ है, और एक बाहर जमीन पे खड़ा हुआ है। हम इस बकेट को ऐसे घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं कि नहीं? इस ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा? इस ऑब्जेक्ट को तो ये लगेगा ना कि ये बकेट मूव कर रही है, बकेट इज इन मोशन, बकेट किसी में मोशन में है। लेकिन जो बकेट के अंदर बैठा हुआ है वो मोशन कर रहा है और बकेट भी मोशन कर रही है। तो जो बकेट के अंदर बैठा हुआ है उसको क्या लग रहा है? उसको तो ये लग रहा है ना कि बकेट मूव नहीं कर रही है, बकेट तो रेस्ट पे है। ये जो बकेट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, हम उसके अंदर बैठे हैं और ये भी मूव कर रहा है और बकेट के अंदर पानी भी मूव कर रहा है। तो जो बकेट के अंदर बैठा है उसको थोड़ी ना लग रहा है कि बकेट मूव कर रहा है, वो तो लग रहा है बकेट मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन बाहर जो आदमी खड़ा वो तो उसको तो लग रहा है ना ये बकेट मूव कर उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत हो। हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट अपना चलते हैं रेस्ट और मोशन। तो आपको समझ में आ गया कि कब बॉडी रेस्ट पे होगी, कब बॉडी मोशन पे होगी। जब किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाती है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो वो बॉडी मोशन में कहलाएगी। हम लोग यहाँ पे दो तरह के मोशंस पढ़ेंगे, जब किसी बॉडी का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो, जब किसी बॉडी का मोशन वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हो।
अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बताने वाले हैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोगों के कई टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जैसे कि आपका होता है ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना। ये सारे मोशन किसमें होते हैं, ये टाइप्स ऑफ मोशन ही हैं। तो अलग अलग तरह के मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन बेसिक चीज़ों को हम लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे काफ़ी ब्लॉक बिल्डिंग का काम करेंगे, आपके नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगी। होप सो की बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है देखते हैं। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एनालाइज करने के लिए एक तो ऑब्जर्वर की जरूरत है, ऑब्जर्वर के साथ उसके साथ एक क्लॉक की जरूरत है, उसके साथ घड़ी होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। किसकी जरूरत है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कार्टेशियन सिस्टम मिलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का होता है, ठीक है ना। हम इसे कार्टेशियन सिस्टम में बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम आपको समझ में आ गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एनालाइज करने के लिए वी हैव थ्री थिंग्स, हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए। ऑब्जर्वर, जो किसी बॉडी की मोशन को एनालाइज कर रहा है, क्लॉक, टाइम होना चाहिए, साथ ही साथ उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। तभी इन सबको मिलाकर क्या बनता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है, ये रेफरेंस फ्रेम बनता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। चलो, ये तीन तरह का होता है बेटा। ये कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तीन तरह का होता है। पहला, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम। क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका दूसरा नाम है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका दूसरा नाम है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें ऑब्जर्वर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो। किस पे हो, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो, चुपचाप खड़ा हो, ऐसे खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहा हो, तो वो किस में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। या तो ऑब्जेक्ट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो, या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट किसमें कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे पड़ा है, किस पे है, रेस्ट पे होकर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एनालाइज कर रहा है, रेस्ट पे खड़ा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एनालाइज कर रहा है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाता है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, याद रखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, हाँ, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, और ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तब वो किस में कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाएगा। जैसे भाई मैं खड़ा हूं, मैं उस एक बर्ड है, चिड़िया है, मैं उसकी मोशन को एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं किस में हूं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है ना। जैसे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं, और मैं अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं किस में हूं, मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं एक कार में बैठा हूं, मैं कार में बैठा हूं और मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसे चल रहा हूं, और एक मान लीजिए चिड़िया है ना, वो ऐसे मूव आगे की तरफ भाग रही है, तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हूं, ये अपनी मोशन कर रही है, तो मैं जब इस बर्ड की मोशन को एक्सप्लेन करूंगा या डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं किस फ्रेम में हूं, मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं। किस फ्रेम में हूं, इनर्शियल फ्रेम में हूं। बोलो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं किस वेलोसिटी जा रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हूं।
तो या तो मैं रेस्ट में रहूं या तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करूं, दोनों में से एक हो सकता है। तो मैं किस फ्रेम में आ जाऊंगा? इनर्शियल फ्रेम में आ जाऊंगा। याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन जीरो होता है। मैं किस फ्रेम में हूं? इनर्शियल फ्रेम में हूं। और किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होता है मेरे बच्चे? जीरो होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम। याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब जीरो है। और अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो इस प्रकार से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो चाहे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, चाहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, चाहे नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, और चाहे न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, बात सबकी सेम है। दूसरी बात, इसको न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहा जाता है? इसे न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड हो जाते हैं। इसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड हो जाते हैं। जैसे न्यूटन के लॉ, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, सब कुछ वैलिड हो जाता है। मतलब फिजिक्स के लॉज, मैक्सिमम जो फिजिक्स के लॉज होते हैं, 95% फिजिक्स के लॉज वैलिड हो जाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। चाहे फिजिक्स का, चाहे न्यूटन का पहला लॉ क्या हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल कीप ऑन रेस्ट, when the object in the state of motion it will keep in motion unless until a force is not required to change its position or tries to change its position, है ना? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसे हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि F is proportional to dp upon dt, मतलब the external force is directly proportional to rate of change of momentum। ये भी वैलिड हो जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी वैलिड हो जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड हो जाता है। न्यूटन के सारे लॉज वैलिड, मतलब फिजिक्स के 95% लॉज इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हो जाते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो जाते हैं। याद रखिएगा, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 95% फिजिक्स लॉज आर वैलिड, या कह सकते हैं ऑल्सो न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड। इसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो जाते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर एक ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कलेक्टिवली ऑब्जर्वर, क्लॉक और कोऑर्डिनेट सिस्टम का होना जरूरी। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, क्लॉक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों को मिलाकर क्या बनता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। और उसमें भी अगर ऑब्जर्वर या तो चुपचाप बैठा हुआ है, रेस्ट पे है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो। ठीक है, दूसरा हमारा होता है बेटा, जिसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जस्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उल्टा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहली बात तो न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते, ठीक है ना? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी ऑब्जर्वर जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, या तो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, याद रखिएगा। तो आप मान लीजिए इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जर्व वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो किस फ्रेम में आ जाता है? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाता है। तभी इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों सेम है, चाहे आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, चाहे इसको आप एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, दोनों बात सेम है। और ये कैसा होता है? नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, याद रखिएगा। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी,
किससे मूव करेगा? वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा। तब वो ऑब्जेक्ट किस पे आ गया है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगा, अभी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या तो वेलोसिटी घट रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, इसी को बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जर्वर अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं होगा, अब इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा हो और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा हो या डिस्क्राइब कर रहा हो, तो ये ऑब्जर्वर किस में आ जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक ट्रेन जब चलती है, जब आप ट्रेन चलती है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन का मोशन कैसा होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है। और क्योंकि ट्रेन में आप भी बैठे हैं तो आप भी कौन सा मोशन कर रहे हैं? एक्सीलरेटेड मोशन कर रहे हैं। आप भी कौन सा मोशन कर रहे हैं? एक्सीलरेटेड मोशन कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ गई। तो जब आप ट्रेन में अंदर बैठ के बाहर की चीजों के, बाहर की जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जब पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं। ठीक है, तो ट्रेन में बैठा हुआ यात्री या ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर, कोई कार में बैठा, स्ट्रीट रोड पे कार निकलती है तो उसमें जो ऑब्जर्वर बैठा होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का मोशन भी क्या है? एक नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम की तरह ही तो होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अच्छा याद रखिएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन जीरो होता है, याद रखिएगा। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी का एक्सेलरेशन या ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे फिजिक्स के लॉज वैलिड नहीं होते, याद रखिएगा। इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, in this frame of reference, which frame of reference? In non-inertial frame of reference, Newton's law या physics laws is not valid. Physics के laws valid नहीं होते हैं। देख लीजिए, in non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference में physics laws, फिजिक्स लॉज मतलब होता है न्यूटन्स लॉज, है ना। फिजिक्स लॉज इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। फिजिक्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉज को वैलिड करने के लिए हम एक टर्म को यूज करते हैं जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। क्या यूज करते हैं? स्यूडो फोर्स यूज करते हैं, याद रखिएगा। टू validate physics law, to validate physics law in non-inertial frame, we use the concept of pseudo force। किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम यहाँ पे? स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, याद रखिएगा। स्यूडो फोर्स बहुत आसान है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन अच्छा तरह से पढ़ेंगे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। अभी आपको ये स्यूडो फोर्स वगैरह क्या लिख दिया गया, परेशान बिल्कुल मत होइए, ये सब कुछ समझ में आएगा कि स्यूडो फोर्स क्या है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो, तो पहली बात तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के लॉज वैलिड नहीं है, और लेकिन हमको अगर इस फ्रेम में फिजिक्स के लॉज को वैलिड करना है तो हमें एक इमेजिनरी फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम होता है स्यूडो फोर्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। इसमें फिजिक्स के लॉज वैलिड होते हैं लेकिन इसमें फिजिक्स के लॉज वैलिड नहीं होते, मतलब इसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं लेकिन इसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। इसमें ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे होता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, लेकिन इसमें ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड मोशन करता है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो वो ऑब्जर्वर किस में आ गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तीसरा हमारा होता है रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रोटेशनल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करती है ना तो वो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। जैसे अर्थ रोटेट अबाउट इस एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है कि नहीं? डेफिनेटली अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। मून अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। तो जिस ऑब्जेक्ट में रोटेशन की प्रॉपर्टी होगी, घूमने की प्रॉपर्टी होगी, तो वो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। जैसे हम और आप अर्थ के सरफेस पे हैं और अर्थ एक रोटेशनल फ्रेम है। अर्थ क्या है? एक रोटेशनल फ्रेम है। तो हम और आप किस पे हैं? रोटेशनल फ्रेम पे हैं। हम और आप किस पे हैं? रोटेशनल फ्रेम पे हैं। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के लॉज को आसान करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अर्थ हमारा रोटेशनल फ्रेम नहीं है। अर्थ हमारा कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है। हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। फिजिक्स में बहुत जगह आपको दिखाई मिलेगा लेट एज्यूम, एजम्पशन बहुत दिखेगा। तो एक सबसे बड़ा एजम्पशन ये है कि अर्थ को हम ये मान लेते हैं कि अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम है। क्योंकि इसलिए मान लेते हैं क्योंकि अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है ना? और इतनी कम होती है कि अर्थ जो होता है बहुत ही धीरे 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 रोटेट करता है। तो इतने धीरे रोटेट करता है, इतने धीरे धीरे रोटेट करता है कि ऐसा लगता है कि वो रेस्ट पे है। इस वजह से हम ये मान लेते हैं कि अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखना है कि अर्थ इटसेल्फ इज अ रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ खुद में एक रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। लेकिन न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए, फिजिक्स के लॉज को आसान करने के लिए हम एक एजम्पशन मानते हैं। सबसे पहला एजम्पशन फिजिक्स में यही माना जाता है कि अर्थ इटसेल्फ, अर्थ को मान लिया कि इनर्शियल फ्रेम है। तब हम ढेर सारे फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आसान से सॉल्व कर लेंगे। तो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाती है। जैसे अर्थ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भाई अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि मून हो गया, जैसे कि जितने भी आपके सैटेलाइट्स होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों अलग चीजें, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो जो को बॉडी अपने एक्सिस पे ऐसे से घूमेगी उसको बोलते हैं रोटेशन मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे घूमेगी तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसको सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा। अर्थ हो गया, मून हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? और एनी फिजिकल बॉडी, एनी फिजिकल बॉडी, कोई भी फिजिकल बॉडी हो सकती है, कोई भी फिजिकल बॉडी हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अर्थ इटसेल्फ अ रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कोने में याद रखना कि अर्थ एक रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तभी तो हम फिजिक्स के लॉज को वैलिड कर पाएंगे। आपको पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉज वैलिड होते हैं, तभी तो किसी भी न्यूमेरिकल को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और अर्थ को अगर हम रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से ये माना जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, क्लॉक एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब डिसाइड करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहां पे है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहां पे है, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहां पे ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, कि वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, कि जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, कि एक्स वाई प्लेन के अलोंग जा रहा है, वाई जेड प्लेन के अलोंग जा रहा है, कि एक्स जेड प्लेन के अलोंग जा रहा है, कि ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं जा रहा है, एक्स वाई जेड सिस्टम में कहीं जा रहा है, मतलब स्पेस में कहीं जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए ना। और ऑब्जर्वर कहां बैठ जाता है? ऑब्जर्वर आके बैठ जाता है ओरिजिन पे। कहां बैठ जाता है? ओरिजिन पे आके बैठ जाता है, क्लॉक लेकर, एक घड़ी लेकर बैठ जाता है। कहां पे? ओरिजिन पे। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता कर लेता है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता कर लेता है, ये सारी चीजें पता कर लेता है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन आप देख रहे हैं। ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा तो इनर्शियल फ्रेम होगा। ऑब्जर्वर अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो ये किस में आ जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा। और अगर ऑब्जर्वर जहां बैठा है
जहां बैठा है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे मैं ऐसे 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 रोटेट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं या डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो मैं किस में हूं? रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं। ठीक है जी। तो अगर हम ऐसे से घूमूं और मैं ऐसे से घूम भी रहा हूं और एक चिड़िया ऐसे मूव कर रही है, मैं ऐसे घूम भी रहा हूं और उस चिड़िया की पोजीशन को डिस्क्राइब भी कर रहा हूं, तो ये जो मोशन हो जाएगा ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन हो जाएगा। इस वजह से ऑब्जर्वर का पोजीशन या ऑब्जर्वर की पोजीशन डिसाइड होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑब्जर्वर की पोजीशन हम क्या मान लेते हैं? इनर्शियल फ्रेम पे पोजीशन मान लेते हैं। तभी सारे न्यूमेरिकल्स, तभी सारे थ्योरम, तभी सारी लॉज फिजिक्स के वैलिड हो जाते हैं और न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मान के भी सॉल्व नहीं हो पाते, फिर उन्हें हम सॉल्व करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से। किससे सॉल्व करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं? स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो किससे सॉल्व हो जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व हो जाता है। मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस फोर्स को अगर हम इंक्लूड कर देंगे, तब न्यूटन के लॉज भी वैलिड हैं, फिजिक्स के सारे लॉज वैलिड हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इस फोर्स को इंक्लूड करते हैं। हालांकि रियलिटी में इस फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए, और यहां पे तो बात हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ऑल्दो आपको समझ में आ गया होगा, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, बॉडी का जो अल्फा होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जीरो नहीं होता, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी जीरो नहीं होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? ओके, चलिए, यहां पे आपको बात समझ में आ गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, बने रहिएगा। चलो बेटा, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला आपका आने वाला है रेक्टिलिनियर मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? इज दैट मोशन, ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास। अब बात आ गई है, ये पार्टिकल और पॉइंट मास क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। ये पार्टिकल और पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास हम तब कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट की साइज उसके मोशन की रेंज के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, लेट इट बी, मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है 20 सेंटीमीटर की, साइज 20 सेंटीमीटर की, और उस ऑब्जेक्ट का मोशन, मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरह से हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर का हो गया। तो सोचो, 4 सेंटीमीटर की या 40 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट जिसका साइज 40 सेंटीमीटर का था, उसका डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर का हो गया, तो उसका साइज इसके डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो याद रखना, जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके मोशन की रेंज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा, इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी, चाहे वो पॉइंट मास की ही हो, है ना, अब पॉइंट मास क्या है समझ में आ गया, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब ऑब्जेक्ट का मोशन जो रेक्टिलिनियर मोशन है, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का मोशन वन डायमेंशनल मोशन ही रेक्टिलिनियर मोशन हो। बहुत ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो हो सकता हो ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन मोशन कर रहा हो, है, वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन का मोशन भी क्या हो सकता है? रेक्टिलिनियर मोशन की कैटेगरी में आ सकता है। वन डायमेंशन का मोशन होता है कि या तो बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही हो स्ट्रेट, या तो बॉडी वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रही हो स्ट्रेट, या बॉडी चल रही हो जेड एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट। तो बॉडी वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकती है, बॉडी वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट जा सकती है, बॉडी जेड एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट जा सकती है। तो इस प्रकार के मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है ना? तो वन डायमेंशनल मोशन किसके एग्जांपल है? रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल है। तो वन डायमेंशनल मोशन में, और याद रखिएगा, वन डायमेंशन का मोशन क्या होता है? या तो बॉडी एक्स एक्सिस में चलेगी, या तो बॉडी वाई एक्सिस में चलेगी, और या तो बॉडी जेड एक्सिस चलेगी। तीनों एक्सिस में से कोई एक एक्सिस में बॉडी मूव करेगी स्ट्रेट। ठीक है, पहला एग्जांपल है। दूसरा क्या हो सकता है? टू डायमेंशनल मोशन।
इसको हम बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन। क्या बोलेंगे? मोशन इन प्लेन बोलेंगे। ठीक है जी। तो टू डायमेंशनल मोशन में हो सकता हो ये एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे मूव कर रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, हो सकता हो एक छोटा सा पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में ऐसे मूव कर रहा हो, स्ट्रेट मूव कर रहा हो, बिल्कुल सीधा जा रहा हो, लाइक दिस, ऐसे जा रहा हो सकता हो वो जेड एक्स एक्सिस में ऐसे जा रहा हो सकता हो वो वाई जेड प्लेन में ऐसे जा रहा हो। तो जब कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो एक्स वाई प्लेन में मूव करती है, और जब कोई बॉडी एक्स जेड एक्सिस में जाएगी तो वो इस एक्सिस इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब कोई बॉडी वाई जेड प्लेन में जाएगी तो ऐसे मूव करेगी। तो ये क्या होता है? प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स जेड प्लेन है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है। और ये कौन सा प्लेन है? ये वाई जेड प्लेन है। तो बॉडी, इस बॉडी को स्ट्रेट चलना है। अब चाहे बॉडी स्ट्रेट एक्स एक्सिस के अलोंग चले या एक्स वाई प्लेन के अलोंग चले, देखो एक्स वाई प्लेन के अलोंग चल रही है बॉडी, तो ये किस प्रकार का मोशन क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल एक डायमेंशनल मोशन भी कर सकता है, टू डायमेंशनल मोशन भी कर सकता है, और थ्री डायमेंशनल मोशन भी कर सकता है। थ्री डायमेंशनल मोशन भी कर सकता है। थ्री डायमेंशनल मोशन जैसे कि मोशन ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स का मोशन, जैसे गैस के पार्टिकल का मोशन, मोशन ऑफ अ गैस पार्टिकल, मोशन ऑफ अ गैस पार्टिकल, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन भी किस में आ जाता है? थ्री डायमेंशनल मोशन में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होता है कि पार्टिकल स्ट्रेट चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो वो मोशन क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। जहां भी पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को कर्व कर लिया, मोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर मोशन, याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गया? तो वन डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, या तो मोशन प्लेन में मूव करे या मोशन स्पेस में मूव करे, थ्री डायमेंशनल स्पेस में मूव करे। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन इन स्पेस, इन स्पेस में। स्पेस मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में पार्टिकल कहीं भी मूव करे। ठीक है जी, जैसे मोशन ऑफ बर्ड्स हो गया, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स हो गए, तो ये सब किस में आ जाते हैं? मोशन ऑफ काइट, काइट का मोशन, पतंग का मोशन भी किस में आता है? थ्री डायमेंशनल मोशन में आता है। लेकिन थ्री डायमेंशनल मोशन में पतंग का जो मोशन होगा ना, वो स्ट्रेट मोशन नहीं होगा, वो तो कर्व मोशन भी हो गया, क्योंकि उसमें पतंग कर्व भी कर जाती है ना, कर्व भी करती है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। बट अब आप यहां देखिए, चीजें समझ में आ गई आपको कि पहला कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। ये एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, या तो वो इस एक्सिस के अलोंग चले स्ट्रेट, या तो वाई एक्सिस के अलोंग चले, और या तो जेड एक्सिस के अलोंग चले, तो भी ठीक, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। या तो बॉडी एक्स वाई प्लेन के अलोंग ऐसे मूव करे, या तो बॉडी वाई जेड प्लेन के अलोंग ऐसे मूव करे, या तो बॉडी वाई जेड प्लेन के अलोंग ऐसे मूव करे। तो चाहे बॉडी एक्स जेड प्लेन के अलोंग मूव करे, चाहे बॉडी वाई जेड प्लेन के अलोंग मूव करे, लेकिन स्ट्रेट चलनी चाहिए। अगर स्ट्रेट चलेगी तो ही मोशन क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। ये तो बॉडी स्पेस में कहीं मूव करे, मान लीजिए वो कॉर्नर है, वो आपका क्या है? ये ओरिजिन है, और ओरिजिन में पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा है। तो देखो ये एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है, और ये वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है, और ये जेड एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है। तो जब पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़े, वाई एक्सिस में भी आगे बढ़े, और जेड एक्सिस में भी आगे बढ़े, इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसको भी आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला मोशन समझ में आ गया, इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो याद रखिएगा, रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल वन डायमेंशनल मोशन भी हो सकते हैं, टू डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, और थ्री डायमेंशनल मोशन भी एग्जांपल हो सकता है रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है जी, चलते हैं अपने सेकंड मोशन की तरफ, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप का मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पहली बात तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी पॉइंट मास नहीं होनी चाहिए, एक एक्सटेंडेड बॉडी होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक्सटेंडेड बॉडी, जैसे कि है। हाँ, इसका साइज इसके रेंज ऑफ द मोशन के कंपैरेबल है। जैसे मान लीजिए ये इस बॉडी का मोशन ऐसा हो गया, प्लस इतना मोशन हुआ, तो देखो इस बॉडी का जो साइज था इसके मोशन के रेंज के कंपैरिजन में कंपैरेबल था ना, तो इस प्रकार की बॉडी क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड बॉडी कहलाएगी। अब इसको पॉइंट मास बॉडी नहीं बोलेंगे। तो पहली बात याद रखिएगा, जब किसी बॉडी का साइज उसके मोशन की रेंज के कंपैरेबल हो, तब वो बॉडी क्या कहलाती है? एक्सटेंडेड बॉडी कहलाती है। तब उसको हम पॉइंट साइज बॉडी नहीं बोलते। पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन, ये एक ऐसा मोशन होता है इन विच, जिसमें
अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास, पहली बार जिसमें बॉडी पॉइंट मास नहीं हो, इज नॉट अ पॉइंट मास, पहली बार नोट करिए, बॉडी इज नॉट अ पॉइंट मास, बॉडी इज मूविंग सच दैट, बॉडी पहली बात तो पॉइंट मास नहीं होनी चाहिए, और बॉडी इस प्रकार से मूव करे, इस तरह से मूव करे कि ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका सारा पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की तरह मूव करे, एंड ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलिए ठीक है जी, बताएं समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत आसान है यार। देखो मानते हैं, ये मान लो हमारे पास एक सरफेस है ना, और एक बॉडी रखी हुई है। अब देखो इस बॉडी की दो पार्ट मान लेते हैं, तीन पार्टिकल है बॉडी, हालांकि बॉडी में तो बहुत ढेर सारे पार्टिकल होंगे, मैं तीन पार्टिकल मान लेता हूं, और इस बॉडी का मोशन हो रहा है आगे की तरफ, कुछ देर के बाद ये बॉडी यहां पे आ गई। अब इसके पार्टिकल अभी भी तो यहीं रहेंगे ना, कुछ देर के बाद बॉडी फिर से यहां पे आ गई, बताओ इसके पार्टिकल्स तो अभी भी यहीं पे हैं कि नहीं। देखो जब पार्टिकल की देखो शिफ्ट इक्वल इंटरवल पे शिफ्ट इक्वल हो रहा है, टी टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, इसी तरह से टी टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, और टी टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, फिर मान लो टी टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, इस यहां पहुंच जाएगा, और ये वाला पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा, और ये वाला पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा। देखो सारे आपस में क्या है, पैरेलल है कि नहीं, और इन सारे पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट मोशन हो रहा है, पैरेलल मोशन हो रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए बात समझिएगा कि सच दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बेटा ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल का मोशन देखो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल भी है। तो क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो क्या ट्रांसलेटरी मोशन हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन में होगा, नो, आंसर है नो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट चलता था, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट सीधा तो चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, वो कर्व में भी घूम सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये इसके तीन पॉइंट्स है, मैंने तीन पॉइंट्स मान लिए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट्स। मान लीजिए बॉडी कुछ देर के बाद यहां पे आ गई, कुछ देर के बाद यहां पे आ गई, कुछ देर के बाद यहां पे आ गई। अब इनके पॉइंट्स तो अपनी जगह पे रहेंगे ना, कि पॉइंट्स चेंज हो जाएगा नहीं। अब देखो ये बॉडी घूम के कहां पे आ गई, इधर आ गई, फिर घूम के इधर आ गई, फिर घूम के ऐसे आ गई। देखो ये बॉडी घूम के ऐसे आ गई, फिर घूम के ऐसे आ गई, फिर घूम के ऐसे आ गई। देखो ये बॉडी की पार्टिकल्स देखो घूम घूम के क्या है, इस तरह आ गए। मतलब ये वाला बॉडी पहले इधर गई, पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। देखो ये वाला पार्टिकल, देखो सारे पार्टिकल्स इक्वली शिफ्ट हो रहे हैं। टी समय में ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, और टी समय में ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, उसी समय में टी वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, फिर टी समय में ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, फिर टी समय में ये वाला पार्टिकल इधर शिफ्ट होगा, इधर वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा। तो देखो पार्टिकल की जो शिफ्टिंग है टी समय में इक्वल हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पार्टिकल की शिफ्टिंग हो रही है ये आपस में क्या है, पैरेलल भी तो है, आपस में ये पैरेलल भी तो है बेटा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये भी मोशन किसमें कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी स्ट्रेट चले वो भी ठीक है, और थोड़ा सा कर्व बना के चलना चाहिए, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है वो जरूर से ध्यान रखना चाहिए, क्या, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। पैरेलल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। देखो ये पैरेलल है कि नहीं, बोलो पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, सब आपस में लाइन क्या है, पैरेलल है, क्लियर है। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस से शिफ्ट होनी चाहिए। देखो ये वाला पार्टिकल टी समय में इतना डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, उतना ही डिस्टेंस ये लेगा, उतना ही डिस्टेंस ये लेगा। टी समय में जितना डिस्टेंस ये लेगा, उतना डिस्टेंस ये लेगा, उतना डिस्टेंस ये लेगा। तो देखो हर पार्टिकल की जो शिफ्टिंग हो रही है टी समय में इक्वल शिफ्टिंग हो रही है, हो रही कि नहीं। तो इस प्रकार का मोशन भी क्या कहलाएगा, इस प्रकार का मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी स्ट्रेट चल भी सकती है और थोड़ा सा कर्व बना के भी चल सकती है। ओके, बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार की ट्रांसलेटरी मोशन को बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। तो बच्चे याद रखिएगा कर्वीलिनियर मोशन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल ही है, ठीक है। तो ये कर्वीलिनियर मोशन हो गया, और ये ट्रांसलेटरी मोशन का कौन सा एग्जांपल है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है।
तो ट्रांसलेटरी मोशन आपका रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है और कर्वीलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, लेकिन कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि हर पार्टिकल इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल शिफ्टिंग करे। हाँ, हर पार्टिकल्स इक्वल टाइम पे इक्वल शिफ्टिंग करे, मतलब उसकी डिस्टेंस ऑफ द शिफ्टिंग इक्वल होना चाहिए इक्वल टाइम पे, तभी वो मोशन कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। अदरवाइज वो मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कभी नहीं कहला सकता। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? होप सो कि यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। तो इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। तो कर्वीलिनियर मोशन इस ट्रांसलेटरी मोशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कर्वीलिनियर ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब इसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। क्या आता है? सर्कुलर मोशन। बहुत आसान है सर्कुलर मोशन, अभी बताते हैं बेटा। ये तीसरा है सर्कुलर मोशन। क्या है सर्कुलर मोशन? देखिए, ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें पॉइंट मास या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ ऐसे सर्कल में मूव करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट, या तो वो पॉइंट मास हो या तो वो ऑब्जेक्ट हो, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ इक्वल रेडियस के सर्किल में अगर मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस इक्वल हो, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के चारों तरफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर में मूव करता है, तो इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। देखो, जैसे इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्किल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल का सेंटर है और एक बॉडी है, ये बॉडी इस सर्किल के चारों तरफ क्या कर रही है? सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो इसका मोशन क्या कहलाएगा? ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब सर्कुलर मोशन, यहाँ पे दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी होगा और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी होगा। हम दोनों को पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में। तो याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। सर्कुलर मोशन लिख लीजिए पॉइंट बनाकर, सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, ये दो डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल होता है, क्योंकि बॉडी, अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है तो वो एक्स में भी आगे बढ़ रही है, और देखो बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है तो ये एक्स में भी आगे बढ़ रही है, वाई में भी आगे बढ़ रही है। तो जो बॉडी एक्स में भी आगे बढ़े, वाई में भी आगे बढ़े, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बढ़ेंगे। अगर इक्वल रेडियस के सर्किल में अगर मूव कर रही है तभी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक है जी, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। चलिए, अच्छा, यहाँ पे आपका दो तरह का सर्कुलर मोशन होगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स और क्या होते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, ये टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आएगा। ये मोशन इन प्लेन का पार्ट है, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यहाँ पे दो तरह के सर्कुलर मोशन हम देखेंगे। फर्स्ट आपका होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेकंड देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी आएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी आएगा, ये सब चीज भी आएंगी। वी विल डिस्कस लेटर ऑन, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशन। अभी काफी चीजें आएंगी सर्कुलर मोशन में। तो चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। सर्कुलर मोशन हो गया, अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, जिसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या होता है भाई रोटेशनल मोशन? बताइए फटाफट से। चलिए, इसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लेंगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हम लोगों का। देखो बेटा, ये आपका फोर्थ है रोटेटरी मोशन, जिसको रोटेशनल मोशन भी बोलेंगे। अ बॉडी इज मूविंग सच दैट, इसमें बॉडी इस तरह से मूव करेगी। पहली बात तो इसमें बॉडी पॉइंट मास नहीं होगी, इसमें बॉडी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगी, है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। The body is moving such that its constituent particles move simultaneously along concentric circle and whose center lies on a line called the axis of rotation and shift equal angle in given time। ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी बॉडी है, सपोज मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ये, ठीक है। इस बॉडी को हमने यहां से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, पाइवट कर दिया है। पाइवट समझते हैं ना, यहां पे मैंने उसको कील मार के ठोक दिया। अब इस बॉडी को हम यहां से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए हमने एक फोर्स लगाया बॉडी पे, और इसके मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने कोई 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लिए हैं। ठीक है जी, मान लीजिए जब बॉडी पे हम फोर्स ऐसे लगाएंगे तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। मान लीजिए कुछ देर के बाद बॉडी कहां पे आ गई? लेट इट बी बॉडी यहां पे आ गई, बोलो है कि नहीं?
अब इसके पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट हो गया, ये पार्टिकल यहां शिफ्ट हो गया, ये पार्टिकल यहां शिफ्ट हो गया। बोलो ठीक है, ओके। देखो ये जो पार्टिकल्स की शिफ्टिंग है ना इक्वल टाइम पे, तो ये पार्टिकल इधर शिफ्ट हो गया, ये पार्टिकल इधर शिफ्ट हो गया, ये पार्टिकल ये शिफ्ट हो गया और ये वाला पार्टिकल इधर शिफ्ट हो गया। बोलो है कि नहीं? अच्छा, कुछ देर के बाद ये रॉड कहां पे आ जाएगी? इस डायरेक्शन में आ जाएगी। बोलो है कि नहीं? और ये वाला पार्टिकल यहां शिफ्ट होगा, ये वाला यहां शिफ्ट होगा, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्टिकल कैसे शिफ्ट हो रहा है? इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। तुम देखो गिवन टाइम में, एक गिवन टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां तक गया और ये वाला पार्टिकल यहां तक गया, ये वाला पार्टिकल इधर गया। इसका मतलब इस पार्टिकल की जो शिफ्टिंग है, मतलब जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और इस पार्टिकल को जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और इस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन टाइम में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। समझ रहे हो क्या? इक्वल नहीं है। लेकिन ये वाला पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल होता है। इसका मतलब जो हमारे रॉड होते हैं, रॉड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो रोटेशनल मोशन करते हैं तो टी समय में इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का होगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का। देखो ये फिक्स पॉइंट था, ये क्या था? फिक्स पॉइंट था। ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया। जो शिफ्ट इनकी शिफ्टिंग हुई है तो ये सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो कवर करेंगे। देखो एंगल थीटा 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 सेम तो बना रहे हैं। तो जितना पार्टिकल ये वाले पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का होगा और उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का होगा फॉर द गिवन टाइम टी में। तो इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और याद रखना रोटेशनल मोशन में पार्टिकल को जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। मान लो इस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है s1 और इस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट s2, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s3 मान लेते हैं। तो देखो ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट, ये और बड़ा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इनका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में बराबर नहीं है, वो आपस में बराबर नहीं है। लेकिन आप देखिए जब आप ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे थे, आप जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे, तो देखिए उसमें पार्टिकल का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो कांस्टेंट हो रहा था। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, ये वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। जो सबसे पास वाला पार्टिकल होगा, इस रॉड के जो सबसे पास वाला पार्टिकल होगा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम होगा और जो सबसे दूर वाला पार्टिकल होगा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। लेकिन सारे पार्टिकल्स का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट होगा। सारे पार्टिकल्स सेम टाइम में, गिवन टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है कि जिसमें हर एक कांस्टेंट पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो फॉर द गिवन टाइम टी पे, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है जी, याद समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई बात? तो बस अच्छा, जिस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट करती है ना, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मतलब इस एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी, इस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और कोई बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर बन रही है? क्लियर हो रहा है? तो फॉर द गिवन टाइम में हर पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इसका मतलब इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, याद रखिएगा। ठीक है जी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गया? तो रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये यूनिट है आपकी रोटेशनल मोशन। ये हम अलग से रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, है ना, बहुत ही ब्रॉड में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, बहुत इलॉबरेट करके पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आप समझ लीजिए, बॉडी के मोशन को आपने पढ़ा। जैसे बॉडी का पहला मोशन क्या पढ़ा आपने? रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा। उसमें क्या होता था? बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में कवर करती थी, स्ट्रेट पाथ में चलती थी, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, या वो एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, या जेड एक्स प्लेन हो, या बॉडी स्पेस में कहीं मूव कर सकती स्ट्रेट, और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था? ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी के हर एक कांस्टेंट इक्वल टाइम पे इनकी शिफ्टिंग इक्वल होती थी। देयर द पार्टिकल्स ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट शिफ्ट इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते थे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते थे, जिसमें बॉडी पॉइंट मास नहीं होती थी, बॉडी एक्सटेंडेड होती थी। इसी तरह से सर्कुलर मोशन देखिए, सर्कुलर मोशन में बॉडी जब किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमेगी ना, तो इस प्रकार के मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। पार्टिकल सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर में अगर मूव कर रही है
तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर एक्सटेंडेड बॉडी को हमने एक तरफ से फिक्स्ड कर दिया और दूसरी तरफ से अगर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, इस पाइवट पॉइंट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट करेगी। दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और रोटेशन मोशन में बॉडी का हर एक पार्टिकल इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल पे, एक गिवन टाइम ऑफ इंटरवल पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, बट इनकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेरी करता जाता है फॉर द गिवन टाइम टी पर, फॉर द गिवन टाइम टी पे, याद रखिएगा, ठीक है ना, आसान है। तो मान लीजिए इनका डिस्प्लेसमेंट θ1 हुआ, इनका डिस्प्लेसमेंट θ2, इनका डिस्प्लेसमेंट θ3 हुआ, फॉर द गिवन टाइम टी पर θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 होगा, बट S1 इज नॉट इक्वल टू S2 इज नॉट इक्वल टू S3। ये S1 समझ रहे हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस पहले छोटी फिर बड़ी फिर और बड़ी हो रही है, तो ये इक्वल कहां है, ये तो अलग अलग हो रही है ना। चलिए, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन आपको समझ में आ गया है। फोर्थ हमारा होता है वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब भी होता है जब बॉडी अपनी मेन पोजीशन के चारों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करती है। जब बॉडी का एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी अगर अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे से मूव करेगी, दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। इसी तरह से ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स में हम कितने मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम लोग पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, है ना, और ऑसिलेटरी मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव में। तो अभी फिलहाल ये 4 तरह के मोशन को आप अपने दिमाग में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, विद हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में भी समझेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को करते हैं समाप्त। हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अभी बहुत ही बेसिक चीजें मैंने बताई हैं काइनेमेटिक्स में, जो कि जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा काइनेमेटिक्स में, मोशन इन वन डायमेंशन, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, मोशन इन वन डायमेंशन का ये पूरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आ जाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हम आज की क्लास को करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।